हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने होम साइंस की ब्रांच न्यूट्रिशन साइंस की क्लास की शुरुआत किए हैं और अभी एक क्लास ही पढ़ाया गया है जिसमें हम सभी जो है अपनी न्यूट्रिशन साइंस की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके जो क्लासिफिकेशन बताया गया यानी कि जो उसका सुपोषण, कुपोषण और इसके साथ साथ उसके अंतर्गत आने वाले संतुलित पोषण, पर्याप्त पोषण, अति पोषण, अल्प पोषण, इन सभी के बारे में पढ़ा और भारत में पोषण का क्या स्तर है इसके बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमें इसके जस्ट आगे से शुरुआत करनी है जिसमें है अपना जो पोषक तत्व यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में देखिएगा इसे दो आधार में बांटा गया। सबसे पहले जो इसका वर्गीकरण किया गया वो इसकी मात्रा के आधार पर किया गया। इसकी मात्रा के आधार पर जब किया गया तो इसमें एक है दीर्घ मात्रिक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में ऐसे पोषक तत्व जिनकी अधिकता या फिर जिनकी आवश्यकता अधिक होती है वो दीर्घ मात्रिक तत्व के अंतर्गत रखे जाते हैं और ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा की आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म मात्रिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इसको जो है दीर्घ मात्रिक को मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं और सूक्ष्म मात्रिक को जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा ये जो सबसे बड़ा दीर्घ मात्रिक जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसके अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रखा गया है। जो आपके पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को दीर्घ मात्रिक में रखा गया यानी कि इन तीन पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक होती है। इसके बाद जो सूक्ष्म मात्रिक यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, नाम से ही समझ में माइक्रो यानी कि छोटा होगा मात्रा में आवश्यकता, तो इसमें जो विटामिन है और फिर खनिज लवण ये जो है दोनों पोषक तत्व ये दोनों सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपकी मात्रा के आधार पे इनकी जो जितनी आवश्यकता थी उस आधार पे। लेकिन इसके बाद इसके कार्बनिक और अकार्बनिक आधार पे बांटा गया। कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व के आधार पे कार्बनिक में आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को देखा है। ये इसे हम पिछले टॉपिक में भी बताए हैं आपको, लेकिन यहाँ वर्गीकरण में आपको फिर से बताया गया कि कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को कार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया यानी कि जिसका जो संरचना है वो कार्बनिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ही ले लीजिए आप, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें संरचना में दिया गया है। उसी प्रकार से ये सभी पोषक तत्वों में अलग अलग बताया गया है। एक सीक्वेंस से जब आपको ये एक एक पोषक तत्व पढ़ाया जाएगा उसमें आपको इसकी संरचना भी बताई जाएगी। अगला है अकार्बनिक तत्वों में खनिज लवण है और फिर जल को अगर देखा जाए तो इसे कार्बनिक के अंतर्गत भी रखा जाता है क्योंकि इसमें H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु इसमें पाए जाते हैं जो कि कार्बनिक तत्वों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये हो गए आपके अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। आगे देखिएगा जो अपना पोषक तत्व है उन सभी पोषक तत्वों में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक एक करके कार्बोहाइड्रेट के। जो भी पोषक तत्वों से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है थोड़ा हार्ड है इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा और क्लासेस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं लेकिन आप लोग जो है इसको ध्यान से एक सीक्वेंस से समझते जाएंगे और किसी भी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे। थ्योरी आपको नहीं बताया जा रहा बहुत लेंदी, बस समझाया जा रहा है और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। देखिएगा इसमें सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है ये दीर्घ मात्रिक है, आपको पहले बताया गया वर्गीकरण में। कार्बनिक तत्वों के अंतर्गत रखा गया ये भी बताया गया। अब ये देखिएगा कि इसकी कार्बनिक संरचना क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। ठीक है, CHO ये कार्बोहाइड्रेट है। आई बात समझ में। इसके बाद है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इस कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, तो ये कार्य क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करने का। आपका शरीर जो है कोई कार्य करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। वो ईंधन वो ऊर्जा का जो कार्य कर रहा है शरीर में पोषक तत्व तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा ये अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है आपको प्राप्त होती है। अगर हम इसे जो ये ऊर्जा है इसका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा का मापक अगर देखा जाए तो इसे जूल के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा वानस्पतिक जगत से प्राप्त जो आपका कार्बोहाइड्रेट है आपके वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा सरलतम रूप एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपके जो भी एग्जाम है टीचिंग के या फिर इसके साथ ही साथ जो आपका
ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है होम साइंस का उसमें भी, और को करिकुलम को जो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको। तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस, और ये तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये जो साइंस है, साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा पूछा जाता है आपसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सबसे सरलतम रूप क्या होता है। जैसे आपने टेक्सटाइल पढ़ा, टेक्सटाइल में आपने देखा कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है वस्त्र विज्ञान की, रेशा यानी कि फाइबर माना गया था। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो मानी गई है वो है आपकी ग्लूकोज। ठीक है, आगे आपको जो है इस कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोज के नाम से भी जाना जाता है, चाहे आप कार्बोज कहिए इसको जो है, या फिर स्टार्च के रूप में रखिए, कोई भी नाम आप इसका बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बो जो कार्बोहाइड्रेट ये ज़्यादा ही बताया जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा जो कार्बोज का वर्गीकरण किया गया मुख्यतः तीन प्रकार से किया गया। पहला है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये तीन बताया गया। मोनोसैकेराइड्स यानी कि सिंपल फॉर्म में होगा, सिंगल होगा। डाइसैकेराइड्स में ये डबल सैकेराइड्स होंगे, इसमें पॉलीसैकेराइड्स में इसमें इसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें ये देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे डाइसैकेराइड बताया गया, इसी प्रकार से अगर इसको हम और भी विस्तृत रूप में करें तो वहाँ पे देखने को मिलता है टेट्रासैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स भी देखने को मिलता है। डाई के बाद ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड यानी कि जहाँ पे 4 सैकेराइड्स, 4 कार्बनिक अणुओं का जो है प्रयोग करके कार्बोज को बनाया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही आपको बताया गया है। आई बात समझ में? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। देखिए कि मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है ये तीनों जो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत रखे जाते हैं। और हमने बताया कि मोनोसैकेराइड्स यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक सिंपल फॉर्म में होगा, वो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में कोई व्यक्ति जैसे बेहोश हो गया है, किसी व्यक्ति का जो है कोई व्यक्ति अगर थका हुआ है कहीं से आ रहा है तो उसे जल्द से जल्द एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो है शक्कर और जल को मिश्रित रूप करके शरबत बना करके दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उससे उस व्यक्ति को एनर्जी मिलती है। आप लोग जो है शहद का शरबत देखे होंगे, उन सब से भी एनर्जी जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ भी बताया गया कि जो ग्लूकोज है, कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं उसे ढेर सारे खाद्य पदार्थ को आप उसको पहले खिलाइए तब उसको एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं करते, बल्कि उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका वही इसमें जो है व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है डायरेक्टली। वो क्या होता है? ग्लूकोज। फिर फ्रक्टोज, फिर गैलेक्टोज, और उसके बाद डाइसैकेराइड्स में बताया गया है 3, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, सेल्यूलोज, पेक्टिन, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन। तो ये जो है आपको बताया गया कि ये कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के रूप में बताया गया। अब आगे आपको जो पढ़ना है वो इस सभी कार्बोहाइड्रेट में एक एक सीक्वेंस से पढ़ना है कि वो किस प्रकार से टूट रहा है, किन स्रोत से प्राप्त हो रहा है। ये सभी जो आपके एग्जाम में थोड़ा डीपली में पूछा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आपके पीजीटी में जो ज़्यादा करके फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ पे फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन साइंस ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग इसको सभी को सीक्वेंस से पढ़िएगा जिससे कि कहीं पर भी कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, आपको ये पढ़ाने से पहले यहाँ पे कुछ इसकी शब्दावलियाँ दी गई हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसको समझिएगा, आपको सिर्फ रटना है ये टर्मिनोलॉजी, इसको आप रट लेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी शब्दावलियों में देख लीजिएगा। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। आप लोग अगर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारे टर्मिनोलॉजी के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। कहीं आपको यही वर्ड रख करके एक्सप्लेनेशन पे रख करके मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, और कभी उसे अभिकथन कारण में पूछा जाता है, और तो कहीं वहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो भी वर्ड बताया गया है आप लोग को याद करने के लिए एक साथ में रखा गया है। देखिएगा हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे लिखा है हाइपर। हाइपर का मतलब है कि इसकी, हाँ यहाँ पे हाइपर लिखा है, हाइपर का मतलब है कोई जो हाइपर हो जाए, किसी भी पोषक तत्व की अगर क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। यहाँ पे हमने मिस कर दिया है थोड़ा सा, जब किसी भी रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, ठीक है, अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे क्या होती है? हाइपर होता है।
और जब किसी पोषक तत्वों में रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है वो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। वहीं पे जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कब होता है? जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में। जब वो टूट जाता है तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसे शरीर में जो है लीवर में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। कहाँ पे संग्रहित होता है? लीवर में और फिर मांसपेशियों में। किस रूप में संग्रहित किया जाता है? वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। तो वही जो प्रक्रिया हो रही है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये आपने समझ लिया। आगे देखिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये चौथा पॉइंट जो बताया गया, इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज था वो स्टोर हुआ था। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके शरीर को फिर से दोबारा ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तब क्या होता है कि जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है वो फिर से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप लोग हर रोज खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसके बाद किसी भी दिन ऐसा होता है जब आप चाहे फास्ट रहे हो या फिर कोई और वजह से आप दिन भर जो है खाद्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाए, भोजन आपने नहीं किया है, तो उस समय आपके शरीर में जो पहले से ही संग्रहित ग्लाइकोजन था वो अब ग्लूकोज के रूप में फिर से परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, लेकिन वही ग्लाइकोजन जब फिर से दोबारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा देने लगता है उसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है वो फैटी एसिड, जो आपको फैट में भी पढ़ाया जाएगा, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन का सबसे सूक्ष्म रूप होता है उसे अमीनो एसिड कहा जाता है। आगे आपको ये सब पोषक तत्वों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ग्लूकोज में जब परिवर्तन होता है तब उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन। जब ग्लूकोज का जो है पायरुविक एसिड में परिवर्तन हो जाता है तब उसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ये पॉइंट जितना दिया गया है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रट लेना है। ठीक है, तो भी अपने कार्बोहाइड्रेट के पार्ट बताए गए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, वो सभी के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम जो रूप होता है उसे ग्लूकोज कहा जाता है, और ये शरीर में स्टोर किस रूप में हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है। और ये किस अंग में संग्रहित हो रहा है? लीवर और मांसपेशियों में हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सरलतम रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज को एक ग्रेप शुगर, रक्त शुगर या फिर कोशिकीय ईंधन के भी नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज ही जिम्मेदार होता है। रक्त में ही ये ग्लूकोज मिल पाता है, जबकि इसका जो और भी पार्ट हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के वो सब जल्दी से रक्त में नहीं मिल पाते, लेकिन सबसे सरलतम जो रूप है ग्लूकोज, ये रक्त में आसानी से मिल जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। देखिएगा आगे, ये जो है ग्रेप शुगर, रक्त शुगर, कोशिकीय ईंधन, ये इसके अतिरिक्त नाम बताए गए हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। आगे कि ये संग्रहित कैसे हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और फिर मांसपेशियों में ही स्टोर हो जाता है। किस लिए स्टोर हो जाता है? जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है ग्लूकोज का, जितना शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है उसके अतिरिक्त जो भी बचता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ऐसे सिचुएशन के लिए जिस टाइम पे क्या होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिल पा रही है बाहरी रूप से, यानी कि आप उस समय जैसे खाद्य पदार्थ नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उस समय के लिए वो ग्लाइकोजन काम करता है। आगे है कि रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितनी होती है? देखिएगा 80 से लेकर के 100 DL जो होता है, 10 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ब्लड जो होता है, इसमें 80 से 100
मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिएगा, ये जो है ग्लूकोज, ये एल्डिहाइड समूह का होता है। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है केमिस्ट्री में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ये होम साइंस से रिलेटेड पढ़ना है, ना कि आपको पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी पढ़ना है, बल्कि यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको कि जितना आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज किस समूह का माना जाता है, वो एल्डिहाइड समूह का है। ये ग्लाइकोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो ग्लूकोज होते हैं एक दूसरे ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किस बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या होता है कि ग्लाइकोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। अगला हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो होता है, इसे फ्रक्टोज नाम से समझ में आ रहा है, फ से शुरू हुआ है फल, इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपको जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रही है शर्करा, उसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज की होती है। इसे ग्लूकोज के समान ही माना गया है। अब आप सोचेंगे कि जब ग्लूकोज के समान ही है तो इसका नाम अलग से फ्रक्टोज क्यों रखा गया, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड समूह का है, जबकि जो फ्रक्टोज है वो कीटोन समूह का होता है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, ये जो ग्लाइकोजन के रूप में इसका भी संग्रहण होता है, कहाँ पे होता है, लीवर में और फिर मांसपेशियों में। आगे देखिएगा ग्लैक्टोज, जो ग्लैक्टोज होता है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होता है। अगर आप चाहें, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो फलों की शर्करा है, फलों से जो प्राप्त होती है हमें शर्करा, उसे फ्रक्टोज कहा जाता है। उसी प्रकार से जो ग्लैक्टोज है ये किसी भी तत्व से हमें डायरेक्टली यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाई जाती है, बल्कि क्या होता है कि जो दुग्ध की शर्करा लैक्टोज होती है, लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। अभी आपको बताया जाएगा, लैक्टोज को हमने वर्गीकरण में बताया ना, जो डाइसैकेराइड है उसमें लैक्टोज पाया जाता है। तो वो जो लैक्टोज शर्करा है, दुग्ध शर्करा, वो जब टूट जाती है, टूटने के बाद एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के रूप में प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज के और एक अणु जो है ग्लैक्टोज के प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये जो ग्लैक्टोज है अगर ये ग्लूकोज के फॉर्म में ना टूट करके डायरेक्टली इसी फॉर्म में, ग्लैक्टोज के फॉर्म में ही जब रक्त में मिल जाता है तो इससे एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे ग्लैक्टोसीमिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लैक्टोज का रक्त में डायरेक्टली मिल जाने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, वो होती है ग्लैक्टोसीमिया। देखिए, ग्लूकोज के रूप में टूटे बिना रक्त में मिल जाना ही ग्लैक्टोसीमिया कहलाता है। आगे देखिएगा, सुक्रोज की हम बात करते हैं। सुक्रोज, शुगर, चीनी जिसे आप घर पे कहते हैं ना, घरेलू शर्करा या फिर गन्ने का शुगर या फिर टेबल शुगर, इस नाम से इस सुक्रोज को जाना जाता है। सुक्रोज कौन से ग्रुप का है ये बताइए आप लोग, ये डाइसैकेराइड है। ये तीन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या था, मोनोसैकेराइड, जबकि यहीं में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों जो है ये डाइसैकेराइड्स थे। तो देखिएगा, सुक्रोज इसमें घरेलू शर्करा, गन्ने का शुगर और टेबल शुगर के नाम से जाना जा रहा है। और इसके बाद देखिएगा, ये जो सुक्रोज है, जब भी आप खाद्य पदार्थ या शुगर को ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली ग्रहण करने के बाद जल अपघटन की प्रक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जब जल अपघटन होता है तो ये चीज जो है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के रूप में टूट जाता है। जल अपघटन की क्रिया होने के साथ ही साथ सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में टूट जाती है। कौन टूट जाता है, सुक्रोज। अच्छा ये बताइए कि हम आपको बार बार इन सभी में बता रहे हैं कि वो ग्लूकोज के रूप में ही टूट रहा है। क्यों ग्लूकोज के रूप में टूट रहा है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो किसी भी और जो है कार्बोहाइड्रेट के किसी भी पार्ट को जो है अपने शरीर में उपयोग नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही उपयोग कर सकता है। सबसे सरलतम रूप होता है। इसलिए जितने भी इसके प्रकार बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में, वो सभी को क्या करना है, तोड़ते हुए, कितना भी वो डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, वो सभी जो है टूटेंगे। पहले एक एक करके नंबर वाइज से टूटते जाएंगे, पॉली से डाई में आएंगे, डाई से फिर से आएंगे मोनोसैकेराइड्स में, और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के रूप में आएंगे, तब उसका उपयोग शरीर में होता है। इसलिए हम बार बार जो है जो भी तोड़ रहे हैं इन सभी को, लास्ट में आपको ग्लूकोज ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सुक्रोज है इसको हमने बताया कि ये खाद्य पदार्थ जब कोई ग्रहण करे, आप जल अपघटन की क्रिया द्वारा सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में टूटता है, तब उसका उपयोग शरीर में किया जाता है। आगे देखिएगा, शुगर, जो शुगर है जब उसको आप 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाते हैं, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। देखिएगा, जब शुगर को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाते हैं तो हमें कैरेमल प्राप्त होता है।
कैरेमल। ठीक है, आप जब शुगर को इतना अधिक ताप पर पकाते हैं तो उसे कैरमल प्राप्त होता है। अब कैरमल क्या है कि कैरमल जो होता है ये भूरे रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है आपको, और ये शुगर का भूरे रंग में परिवर्तित हो करके भूरे रंग में जो प्राप्त हो रहा है वो कैरमल कहला रहा है। और शुगर से कैरमल बनने की जो प्रक्रिया है उसे कैरेमलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आप शुगर को बहुत ही, जैसे चाशनी वगैरह आप लोग बनाते हैं उसे इतना ज़्यादा पका दें आप लोग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इतना पका दें कि वो भूरे रंग में बदल जाए। आप लोग पेड़ा वगैरह देखते होंगे, खोया बनाया जाता है तो क्या होता है कि उसको जब आप अधिक पकाते हैं शक्कर के साथ में, तब क्या होता है कि वो भूरापन उसमें आ जाता है। तो जब भूरापन इसमें आ रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है आपको कि कैरेमल प्राप्त हो रहा है। कैरेमल ये भूरे रंग का होता है, और शुगर से कैरेमल बनने के बीच में जो प्रक्रिया हो रही है इसे कैरेमलाइजेशन कहा जाता है। ये कैरेमलाइजेशन आप लोग याद रखिए, टर्मिनोलॉजी में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे है माल्टोज। माल्टोज शर्करा कौन सी है? ये भी डाइसैकेराइड्स है। ये जौ, जो आप लोग जौ देखे हैं, जौ की रोटियां वगैरह बनती हैं, सत्तू वगैरह के साथ में इसको मिक्स करके बनाया जाता है। जौ को या फिर बरले शर्करा, ये दोनों को ही माल्टोज शर्करा जो होती है ये जौ में पाई जाती है। इसे जौ की शर्करा या फिर बरले शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसे मंड शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अनाज के दानों में भी ये माल्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे ये देखिएगा कि ये किस प्रकार से माल्टोज का शरीर में पाचन हो सकता है। देखिएगा, जब आप कोई अनाज ग्रहण करते हैं, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये पहले टूटता है माल्टोज में। ठीक है, ये जो माल्टोज है ये क्या हो रहा है कि जब अनाज है जो आपका वो एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर माल्टोज में आता है, फिर माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है, तो 2 ग्लूकोज के अणु आपको प्राप्त होते हैं, तब जाके ये शरीर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी आपने अनाज ग्रहण किया, कौन सा अनाज आप ग्रहण करें, अनाज के जो दाने हैं, इसके साथ जौ वगैरह है, ये सब जो है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट के माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट करके 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा लैक्टोज। जो लैक्टोज है ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको, और सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो लैक्टोज है ये भी हमने बताया कि ये भी डाइसैकेराइड है। इसे लैक्टोज को दुग्ध शर्करा, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि दुग्ध शर्करा जो है लैक्टोज, वही यहाँ बताया गया। लैक्टोज जो है ये दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। दूध में जो मिठास पाया जा रहा है वो भी लैक्टोज शर्करा की वजह से हो रहा है। इसके साथ ही साथ देखिएगा कि ये जो लैक्टोज है दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जा रहा है, दूध की मिठास भी लैक्टोज की वजह से हो रही है। इसके साथ ही साथ अब आप ये देखिएगा कि ये जो लैक्टोज है, दुग्ध का जब जल अपघटन होता है तो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लैक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लैक्टोज में टूट जाता है। और आपको ये भी पता है कि जो ग्लैक्टोज है वो अब ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसके पहले पॉइंट में ही आपने पढ़ लिया है। अब ये ग्लैक्टोज जो है टूटने के बाद क्या होता है कि ये ग्लैक्टोज टूटता है, जब लैक्टोज टूटता है तो एक ग्लूकोज का अणु और एक ग्लैक्टोज का अणु प्राप्त होता है। ये बात हमने आपको जो है ग्लैक्टोज के साथ ही बताया था। तो वही लैक्टोज और ग्लैक्टोज इन दोनों को साथ ही साथ आप ऐड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दुग्ध जो होता है ये दूध, इसमें अघुलनशील केसीन प्रोटीन, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और क्या ये केसीन प्रोटीन दूध में घुलनशील अवस्था में होता है या फिर अघुलनशील अवस्था में, यानी कि सॉल्युबल होता है या फिर अनसॉल्युबल होता है, तो ये अघुलनशील अवस्था में होता है। क्योंकि आप पनीर वगैरह बनाते हैं, इसमें जो प्रोटीन होता है वही तो होता है ना जो एक थक्के के रूप में आपको प्राप्त होता है, बाकी इसका जो जल वगैरह रहता है, वाटर रहता है, वो तो अलग हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो आपको थक्के के रूप में प्राप्त होता है। अगर ये भी घुलनशील अवस्था में होता तो आपको ये प्राप्त ही नहीं हो पाता पनीर वगैरह में। तो ये दुग्ध के जो अघुलनशील केसीन प्रोटीन है ये, और इसके साथ ही जो दुग्ध की शर्करा है लैक्टोज, केसीन प्रोटीन और लैक्टोज शर्करा एक साथ मिलने के बाद इसको जब गर्म किया जाता है तो मेलार्ड अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से भूरी शर्करा हमें
प्राप्त होती है, दूध को और शक्कर को ना। यहाँ पे देखिए दूध जो है एक केसिन प्रोटीन दूध में पाया जा रहा है और लैक्टोज शर्करा जो उसमें मीठापन है, वो दोनों की एक साथ जब अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, जब इसको हम गर्म करते हैं। आप लोग जब देखिए कि पेड़ा वगैरह बनाते हैं और इसके साथ ही साथ खोया बनाते हैं, उसको पकाते हैं, गर्म करने के बाद ये मैलार्ड अभिक्रिया होती है। इसी अभिक्रिया के कारण उसका रंग जो है वो भूरे रंग का हो जाता है। ये मैलार्ड अभिक्रिया जो बताई गई है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मैलार्ड अभिक्रिया है क्या। जब दूध के केसिन प्रोटीन को और दूध की शर्करा लैक्टोज को एक साथ में गर्म किया जाता है तो इसमें भूरापन उत्पन्न होता है। पकाने पे जो भूरापन उत्पन्न हो रहा है उसे मैलार्ड अभिक्रिया कही जाती है। और इसका खोज किसने किया था, मैलार्ड अभिक्रिया की खोज किसने की थी, एग्जाम में पूछा जाता है। लुईस मैलार्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1912 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा, ये हो गया आपका डाइसैकेराइड्स। अगला है पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च के बारे में देखिएगा। स्टार्च ये पानी में अघुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है, अगर घुलनशील अवस्था में होता तो पेड़ पौधों पे जो स्टार्च पाया जा रहा है वो सभी जो है वो घुल जाते। जो अनाज है आपका, अनाज का जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना हुआ है तो वो सब घुल जाते, तो उसका अनाज के आंतरिक जो पार्ट है वो बचते ही नहीं। लेकिन यहाँ देखिएगा ये पानी में जो है अघुलनशील अवस्था में होते हैं। बाहरी कोश जो होता है अनाज का वो जिलेटिनाइजेशन की क्रिया द्वारा फट जाता है। किसी भी अनाज को जब आप भिगो देते हैं तो भिगोने के बाद देखते होंगे उसके बाहरी आवरण फटते हैं, इसी की वजह से वो फूल जाता है और जल को उसमें अवशोषित कर लेता है। तो ये जिलेटिनाइजेशन क्रिया के कारण होता है। आगे देखिएगा, जब ये स्टार्च, जब आप देखिएगा किस प्रकार से इसे जो है व्यक्ति जो है इसे शरीर में प्रयोग कर सकता है। देखिएगा स्टार्च होता है, स्टार्च सबसे पहले डेक्स्ट्रीन में टूटता है। डेक्स्ट्रीन में टूटने के बाद डेक्स्ट्रीन माल्टोज में टूटता है। माल्टोज जब ये टूट गया तो इसका मतलब ये डाइसैकेराइड में अब आ गया है। माल्टोज डाइसैकेराइड का है। ये जब माल्टोज में टूट जाता है तो उसके बाद जब माल्टोज में ये क्रिया हो रही है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में टूट रहा है ना, तो ये माल्टोज भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूट गया है। तो ये हो गया आपका स्टार्च की जो अभिक्रिया बताई गई, ये प्रक्रिया बताई गई किस प्रकार से वो ग्लूकोज के रूप में टूट रहा है। स्टार्च टूटा डेक्स्ट्रीन में, डेक्स्ट्रीन टूटा माल्टोज में, माल्टोज टूटा ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये जो डेक्स्ट्रीन है, इस डेक्स्ट्रीन को जब आप ताप के संपर्क में लेकर आते हैं तो इसमें एक क्रिया होती है जिसे डेक्स्ट्रीनाइजेशन कहा जाता है। ताप के संपर्क में ले आने पर डेक्स्ट्रीन जो है डेक्स्ट्रीनाइजेशन की क्रिया करता है, जिसकी वजह से ही भूरा रंग प्राप्त होता है। इसकी वजह से भूरा रंग प्राप्त हो रहा है। किस पर प्राप्त हो रहा है? आप लोग अनाज वगैरह का कुछ मटेरियल खाद्य पदार्थ बनाते होंगे, जैसे आपने रोटी बनाया, रोटी के साथ ही साथ ब्रेड बनाया, केक बनाया, बिस्किट बनाया, इन सभी पे भूरा रंग जो प्राप्त हो रहा है उसकी वजह है डेक्स्ट्रीनाइजेशन। डेक्स्ट्रीनाइजेशन के कारण ही उस पर भूरा रंग प्राप्त हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक जैसे हो गया, एक कैरेमलाइजेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैलार्ड अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे, जिलेटिनाइजेशन को यहाँ पे ध्यान रखेंगे और इसके बाद डेक्स्ट्रीनाइजेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये बातें जो आपको बताई गई यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे बताया गया, यहाँ बताया गया, डेक्स्ट्रीनाइजेशन बताया गया। इसके साथ ही साथ आप कैरमल को तो याद ही रखेंगे। बाकी यहाँ जितना बताया गया है वो सभी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये थोड़े हार्ड हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं नाम से, लेकिन सभी में भूरे रंग की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ जब आप सिर्फ और सिर्फ शुगर को पका रहे थे 200 डिग्री ताप पर तो भूरा रंग प्राप्त हुआ, उसे कैरमल कहा जा रहा था। प्रक्रिया इस पर कैरमलाइजेशन हो रही थी। उसके बाद जब आपने दूध की शर्करा को और फिर दूध के प्रोटीन को एक साथ में पकाया तो भूरा रंग प्राप्त हुआ आपको, तो इसमें मैलार्ड अभिक्रिया हुई। लेकिन वहीं पर जो है जब आप
अनाज को जो है डेक्स्ट्रीन को ताप के संपर्क में ले आ रहे हैं तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रक्रिया हो रही है, इसमें भी भूरा रंग आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि रोटी, ब्रेड और केक पे देखने को मिल रहा है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन हम तो आपको यही बताते हैं हर बार सेशन में कि आप लोग इसका जो अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है अपना सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है ये शरीर में पचता नहीं है, मानव शरीर से पचा नहीं पाता है, इसलिए इसे अपाच्य बताया गया है। इसके बाद इसमें रेशेदार पदार्थ पाया जाता है। ये जो सेल्यूलोज है ये रेशेदार होता है, ये कब्ज निरोधक होता है। जब आप क्या करते हैं कि सेल्यूलोज को ग्रहण करते हैं तो इसमें जब भी आप रेशेदार पदार्थ को भी साथ ग्रहण करते हो ये कब्ज निरोधक होता है, यानी कि आपके शरीर में कब्ज की समस्या नहीं हो पाती है, उसको संभाल के रखता है, यानी कि उसका विरोध करता है कि कब्ज शरीर में ना होने पाए। इसके बाद है कि जब आप सेल्यूलोज या रेशेदार पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो आंतों के क्रमानुकुंचन की गति सही होती है, यानी कि पाचन क्रिया बहुत ही सही रहती है। इसके बाद अगर इसके प्राप्ति की बात करें तो ये अधिकतर जो आपको अंजीर से प्राप्त होता है, चोकर इत्यादि से प्राप्त होता है। आप लोग ये देखे होंगे जो कैप्सूल वगैरह आप लोग खाते हैं वो शरीर में जो जाने के बाद वो पच जाता है। कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो चोकर का बना हुआ होता है। देखिएगा जो चोकर होता है, चोकर में 30 से 34% सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ग्लाइकोजन की हम बात करते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत ही है। जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है। आपने ग्लूकोज में पढ़ा कि ग्लूकोज को आप जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको किस रूप में संग्रहित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन का प्रयोग तब किया जाता है जब शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ती है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज के रूप में टूट करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जंतु कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है ग्लाइकोजन को, क्योंकि ये जंतुओं में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग की बॉडी में जो भी संग्रहित रूप है, ग्लूकोज का, अगर हम लोग की जो मानव हो या फिर कोई भी प्राणी है उसको जब कोई व्यक्ति उसके मांस को खाता है तो क्या होता है कि उसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो जा रही है। किसकी वजह से? ग्लाइकोजन की वजह से, क्योंकि उसके शरीर में जो ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में पहले से ही एब्जॉर्ब किया गया था उसे वो डायरेक्टली ग्रहण कर रहा है। इसके बाद वनस्पति में उपस्थित ये जो है ग्लाइकोजन जो है वो वनस्पतियों में उपस्थित होता है, साग सब्जियों में पाया जाता है। इसे जो शरीर में जो है यकृत में 100 ग्राम तक ही इसे संग्रहित किया जा सकता है। इससे जब अतिरिक्त होता है तब वो जाके शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ बनता है। अगला है आपका पेक्टिन। जो पेक्टिन होता है ये फलों के जो गुदे होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो फल हैं उन फलों के गुदे में जिससे जैम जेली वगैरह बनता है उसमें आप जब देखते होंगे जैम जेली में पेक्टिन परीक्षण किया जाता है। आगे एक टॉपिक आपको डिटेल से बताया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं, तब वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना ध्यान रखें जो पेक्टिन है वो विभिन्न प्रकार के फलों के गूदे में पाया जाता है। आगे देखिएगा ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा, इसका वर्गीकरण पढ़ा, इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इसके अंतर्गत जितने बताए गए हैं आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, वो सभी में जो बताया गया वो पूरे कार्बोहाइड्रेट की अगर खोज की बात की जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो वो है विलियम ओज के द्वारा। इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, वो 60 से 65% होती है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है इसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, कि शरीर कमजोरी आ जाती है, थकान हो जाती है और दुबलापन आ जाता है। और वहीं पे जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। और जब शरीर में मोटापा हो जाता है तो मोटापा खुद ही सभी बीमारियों का एक घर हो जाता है। मोटापा की वजह से शरीर में ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे मधुमेह हो गया और हृदय रोग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी समस्याएं मोटापा में अधिक देखने को मिलती हैं। तो आज की क्लास में हमने अपने टोटली जो है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को कवर किया है। इसमें जो है परीक्षण वाले जो टॉपिक है उसको आपको एक साथ में कलेक्ट करके बताया जाएगा, जिससे आप लोग को याद करने में कोई भी समस्या ना हो। किसी भी पॉइंट पे अगर किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लोग जो है अगर अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं तो एक टीचर को भी जो है पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अपना फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो टीचर यहाँ पे परेशान हो, इतना कंटिन्यू इतनी मेहनत करे, फिर भी अगर उसका रिस्पॉन्स बच्चे नहीं दिखाते हैं, कंटिन्यूटी क्लास में नहीं दिखाते हैं, तो टीचर का जो मनोबल है वो गिरने लगता है। इसलिए जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं, जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए कि आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही हैं। तो आप सभी जो है क्लास में एक साथ जुड़ करके क्लास को अटेंड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स को भी कवर करिए। अगर
किसी भी इंफॉर्मेशन को आप नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्लासेस आपकी कब चल रही हैं कब नहीं, तो शाम को 7 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। और इस क्लास का इंफॉर्मेशन जो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।